हेलो फ्रेंड, मैं आकृति सिंह इंडिया ज्योग्राफी विद आकृति में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? तो बढ़िया तो होंगे ही आप लोग। जैसे कि हम बहुत दिनों से वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे थे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे। अब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो अब हम आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए हम इधर उधर की बातें ना करके हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो किस्मत भी आप पर फिदा हो जाती है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है भू संतुलन की संकल्पनाएं। भू संतुलन की संकल्पनाएं, अगर लाइफ में भी संतुलन बना रहता है तो लाइफ की गाड़ी भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ती जाती है। ऐसे ही पृथ्वी का भी संतुलन है, जो हमारे भूत चावच है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इनका अगर संतुलन अच्छे से बना रहता है, इनकी स्थितियां अच्छे से बनी रहती हैं, तो इनका भी संतुलन बना रहता है। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि भू संतुलन किसे कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर ऊंचे उठे भाग, जैसे ये हिमालय पर्वत, पठार, मैदान आदि ऊंचे उठे भाग नीचे धसे भाग, ऊंचे उठे भाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नीचे धसे भाग जैसे झीलें, गर्ते आदि। तो इनकी बातें कर रहे हैं। ऊंचे उठे भाग में जैसे हमारा हिमालय पर्वत, हमारे पड़ोसी को ले लिया जाए, हिमालय पर्वत, पठार, मैदान। नीचे धसे भाग जैसे झीलें, गर्ते आदि जो होती है, इनके बीच में नीचे धसे भाग, इनके बीच में जो एक संतुलन की स्थिति, स्थायित्व जो है, इसकी स्थिति जो है स्थापित रहती है, इसी को ही भू संतुलन कहते हैं। इनके मध्य एक सामंजस्य की स्थिति को भू संतुलन कहते हैं। तो आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा। जैसे ये हो गया हमारा हिमालय पर्वत, ये पठार हो गया, ये मैदान हो गया। तो भू संतुलन किसे कहेंगे? सबसे पहले जो ऊंचे उठे भाग हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नीचे धसे भाग, झीलें, गर्ते आदि, इनके मध्य एक सामंजस्य स्थापित होता है। इनके मध्य में जो ये सामंजस्य, ये देखा, जो एक सामंजस्य स्थापित कर रही है, इसी स्थिति को भू संतुलन की स्थिति बोलते हैं, भू संतुलन बोलते हैं। और भू संतुलन की सबसे पहले संकल्पना किसने स्थापित की, किसके द्वारा दी गई थी? डटन महोदय ने। सबसे पहले किसने बताया था भू संतुलन के बारे में? एक थे अमेरिकी वैज्ञानिक थे डटन महोदय, जिन्होंने 1859 में भू संतुलन की संकल्पना को बताया। इन्होंने बताया कि डटन महोदय ने बताया जो पृथ्वी पर उठा हुआ भाग है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, और जो नीचे धसा हुआ भाग है, जैसे झीलें हो गई और सागरीय तली हो गई, इनके मध्य एक संतुलन, एक स्थायित्व की स्थिति जो रहती है, उसी को ही क्या बोलते हैं? भू संतुलन कहते हैं। तो इसको किसने बताया था? डटन महोदय ने। और भू संतुलन की संकल्पनाओं के लिए डटन महोदय ने एक शब्द दिया था, जिसको आइसोस्टेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आइसोस्टेसिया।
आइसोस्टेसी शब्द दिया था, सॉरी आइसोस्टेसी शब्द, आई एक्सट्रीमली सॉरी, आइसोस्टेसी शब्द दिया था, डटन महोदय ने आइसोस्टेसी शब्द दिया था। आइसोस्टेसी जिसे समस्थिति बोलते हैं। सॉरी, जिसे समस्थिति बोलते हैं। आइसोस्टेसी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो प्लस स्टेसियस, आइसो प्लस स्टेसियस से मिलकर बना हुआ है। चलिए अब हम आगे जानेंगे। जैसे डटन महोदय ने बताया कि जो ये हमारे उच्चावच होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान, जहाँ पर एक स्थिति, एक लाइन होती है जिसको कुछ विद्वानों ने समतोल तल बोला है, कुछ ने समदबाव तल बोला है, कुछ ने क्षतिपूर्ति तल बोला है इसको। तो यहाँ पर आके पर्वत का भार, पहाड़ का, पठार का भार, सबका भार आके यहाँ पर एक स्थिति, एक तल होता है जिस पर सबका भार बराबर हो जाता है। तो जब इसका भार यहाँ पर आके बराबर हो जाता है तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, समतोल तल, समदबाव तल और क्षतिपूर्ति तल। आगे हम इसके बारे में बताते रहेंगे आपको, तो आप अब इससे थोड़ा सा इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे हम कहेंगे 1859 में उत्तर भारत, सिंध और गंगा का मैदान। 1859 में उत्तर भारत, जहाँ पे हम रहते हैं, उत्तर भारत जैसे सिंध और गंगा का मैदान, सिंध और गंगा का मैदान। यहाँ पर क्या चल रहा था, हिमालय पर्वत पे यहाँ पे एक सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था, सर्वे हो रहा था। तो जैसे ये हमारा पर्वत है, पठार, मैदान, समुद्र तली, यहीं पर इस पर्वत से, ये हमारा हिमालय पर्वत है, 60 मील की दूरी पर, कितने 60 मील की दूरी पर एक गांव, एक स्थान था कल्याण। यहीं पर थोड़ी ही दूर पर एक और स्थान था कल्याणपुर। इनके बीच की दूरी कितनी थी, 375 मील। इनके बीच की दूरी 375 मील थी। जिस यहाँ पे जो सर्वे चल रहा था वो किसके द्वारा चल रहा था, एक थे भारतीय जनरल के, भारतीय सर्वेक्षण एवरेस्ट के अध्यक्ष
इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज एवरेस्ट थे। सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, जिनके माध्यम से यहाँ पर सर्वेक्षण चल रहा था। जो अभी मैंने जैसे बताया, हिमालय पर्वत जो है यहाँ से 60 मील पर दूर एक स्थान था कल्याण, और इसी के थोड़ी ही दूर पर स्थित एक स्थान और था कल्याणपुर, जिनके बीच की दूरी कितनी थी? 375 मील था। यहाँ पर एक सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था इनके समक्ष। तो इस सर्वेक्षण का कार्य जो है, ये यहाँ पे अक्षांश स्थिति का निर्धारण हो रहा था। क्या हो रहा था? अक्षांश स्थिति का निर्धारण हो रहा था। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करके बना देती हूँ, जिससे थोड़ी सी जगह हो जाए तो समझने में आसानी रहेगा। ये हमारा पर्वत है पठार मैदान, ये स्थान है कल्याण, और ये स्थान है कल्याणपुर। तो अक्षांश निर्धारण की स्थिति जो है 2 विधि के द्वारा संपन्न हुई थी। कौन कौन सी थी विधि? एक थी त्रिभुजीय विधि और एक थी खगोलीय विधि। त्रिभुजीय विधि और खगोलीय विधि। एक थी त्रिभुजीय विधि और एक थी खगोलीय विधि। यहाँ अक्षांश निर्धारण की स्थिति त्रिभुजीय विधि से जब खगोलीय विधि से जब हम खगोलीय विधि से निर्धारण करते हैं तो यहाँ पे जो है माप सही आता है, लेकिन जब हम वहीं पर त्रिभुजीय विधि से करते हैं तो यहाँ पे 5 सेकंड का अंतर आ जाता है। 5 सेकंड का अंतर आ जाता है त्रिभुजीय विधि से ज्ञात करने पर 5 सेकंड का अंतर आ जाता है। क्यों? त्रिभुजीय विधि का कितना था? इसका हम देखेंगे 5 डिग्री 23 मिनट 42 सेकेंड। 5 डिग्री 23 मिनट 42 सेकेंड था। और खगोलीय विधि का हम देखेंगे तो 5 डिग्री 23 मिनट 37 सेकेंड। 5 डिग्री 23 मिनट 37 सेकेंड। तो अगर इनका और इनको अगर माइनस कर दिया जाए तो इनके बीच में 5 डिग्री का 5 सेकेंड का अंतर आ जाता है। 5 सेकेंड का अंतर यहाँ पे आ जाता है। अगर खगोलीय विधि से हम इसको ज्ञात कर रहे हैं तो फिर माप सही आ रहा, लेकिन यही त्रिभुजीय विधि से ज्ञात करने पर यहाँ पे 5 सेकेंड का अंतर आ जा रहा है। तो ये अंतर कैसे आ रहा है, इस पे अब प्रश्न उठने लगा, क्योंकि कहते हैं कुछ विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि ये एक साहुल एक पेंडुलम से यहाँ पे इसका अक्षांश का निर्धारण हो रहा था, सर्वे चल रहा था, एक पेंडुलम लटकाया गया था। ये पेंडुलम जो है कहा जाता है ये जो हमारा हिमालय है ये अपनी आकर्षण शक्ति से इसको अपनी तरफ खींच ले रहा था, जिससे यह पेंडुलम जो है ये साहुल इसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा था। जब यह मापते समय टेढ़ा हो जा रहा था, इसी से ही इसमें 5 सेकंड का अंतर आ जा रहा है। 5 सेकंड का अंतर आ जा रहा है। तो इस पर कुछ विद्वान जो हैं ये इसके महान विद्वान हैं आइसोस्टेसिया के
6-7 विद्वानों के 6-7 लोग हैं संकल्पनाओं में दिए गए हैं को दिए गए हैं। तो जैसे इसमें जब हिमालय पर्वत जो था हमारा, ये यहाँ पे हमने आपको बताया था कल्याण एक स्थान, यहाँ पे थोड़ी दूर पे एक कल्याणपुर नामक स्थान बताया था। जब यहाँ पे माप किया जा रहा था पर एक साहुल लटकाया गया था, तो जो 2 विधियाँ बताई गई थी अक्षांश निर्धारण की, 2 विधियाँ बताई गई थी। एक त्रिभुजीय विधि बताई गई थी और एक खगोलीय विधि बताई गई थी। तो जब हम खगोलीय विधि से इसका माप कर रहे थे तो इसका माप सही आ रहा था, लेकिन जब हम ये त्रिभुजीय विधि से इसका माप कर रहे थे तो फिर इसमें फासले आ रहे थे। तो इस पर कुछ विद्वानों ने कुछ प्रश्न उठा दिया, जैसे एरी और प्राट महोदय हैं, इन्होंने इस पर प्रश्न उठाए कि इस पे अंतर कैसे आ रहा है। इसका मतलब है कि हिमालय पर्वत जो है, फिर जब इस पे प्रश्न उठाया तो इस सिद्धांत के बारे में एरी और प्राट से इसका कारण पूछा गया। तो जब एरी और प्राट से इसका कारण पूछा गया तो एरी ने कहा कि हिमालय जो है ये इसके पास आकर्षण शक्ति है, अपनी आकर्षण शक्ति से इस पेंडुलम को अपनी ओर खींच लेता है। जब ये हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से इसको अपनी ओर खींच लेता है तो इसमें 5 सेकेंड का अंतर आ जाता है, इसमें 5 सेकेंड का अंतर आ जाता है। ये एरी महोदय कहते हैं, एरी महोदय कहते हैं जब इसमें एरी महोदय कहते हैं हिमालय अपने आकर्षण शक्ति के कारण से पेंडुलम को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे 5 सेकेंड का अंतर आ जाता है। ये एरी महोदय कहते हैं कि जब हिमालय पर्वत जो है वो अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को जो साहुल लटकाया गया था, जिससे माप की जा रही थी, सर्वे किया जा रहा था, उसको अपनी ओर खींच लेता है, जिससे 5 सेकेंड का अंतर आ जाता है। जब वही प्राट महोदय की बात आती है, प्राट महोदय कहते हैं कि हिमालय जो है, ये प्राट महोदय कहते हैं हिमालय महाद्वीप की तरह सीमा पर तैर रहा है, हिमालय महाद्वीप की तरह सीमा पर तैर रहा है, जिसका घनत्व हिमालय का घनत्व कितना बताया है? दो 2.75, जिसका घनत्व हिमालय का घनत्व 2.75 है। तो प्राट महोदय कहते हैं कि अगर इसका घनत्व 2.75 है तो इनके हिसाब से इसमें अंतर लगभग 15 सेकेंड का आना चाहिए, 15 सेकेंड का अंतर आना चाहिए, जो 15.885 का होता है। तो इनके हिसाब से इसमें अंतर 15 सेकेंड का आना चाहिए, 5 सेकेंड का नहीं। तो प्राट महोदय कहते हैं कि इसका मतलब है कि हिमालय अपने संपूर्ण
संपूर्ण आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। फ्राड कहते हैं कि हिमालय जो है, फ्राड कहते हैं कि हिमालय महाद्वीप की तरह सीमा पर तैर रहा है और इसका घनत्व जो है वो 2.75 है, 2.75 है। तो इसका मतलब है कि इसमें 15 सेकंड का अंतर आना चाहिए, और अगर 15 सेकंड का अंतर नहीं आ रहा है, 5 सेकंड का अंतर रहा है, तो हिमालय जो है अपनी आकर्षण शक्ति का बिल्कुल। अब हम जानेंगे एरी और प्राड के बारे में। एरी कहते हैं धरातल से उठे हुए भाग तथा धसे हुए भाग। एरी कहते हैं धरातल से उठे हुए भाग और धसे हुए भाग। इनका घनत्व समान है। ये भी कहते हैं धरातल पर जो उठे हुए भाग हैं और जो धसे हुए भाग हैं, इनका घनत्व जो है वो समान है। जैसे पर्वत पठार हमारे उठे हुए भाग जो हैं और जो नीचे की ओर धसे हुए हैं, कहते हैं कि इनका घनत्व जो है वो समान है। इनकी परिभाषा है विभिन्न स्तंभों का घनत्व, विभिन्न स्तंभों का घनत्व समान तथा गहराई में भिन्नता है। ये इम्पोर्टेंट है। कहते हैं एरी कहते हैं इनके विभिन्न स्तंभों का के घनत्व में समानता पाई जाती है और गहराई में भिन्नता पाई जाती है। एरी स्तंभ घनत्व में समानता की बात करते हैं और गहराई में भिन्नता की बातें करते हैं। अब इन्होंने गहराई और घनत्व के बारे में, घनत्व को में समानता और गहराई में भिन्नता को बताया। तो जैसे घनत्व में तो समानता बताया कि जितने उठे हुए भाग होते हैं और जो नीचे धसे हुए भाग होते हैं, इनके घनत्व में समानता पाई जाती है। अब इन्होंने गहराई को कैसे बताया? गहराई को बताने के लिए इन्होंने दो उदाहरण का प्रयोग किया, एक नाव का प्रयोग किया और एक लकड़ी के टुकड़े का। तो हम एग्जाम्पल इन्होंने नाव का दिया और लकड़ी के टुकड़े का। लकड़ी के टुकड़े का तो हम आपको लकड़ी के टुकड़े का समझाएंगे। एक पात्र लेते हैं जिसमें पानी भर लेते हैं। एक पात्र लेते हैं जिसमें पानी भर लेते हैं, इसमें कुछ लकड़ी के टुकड़े ले लेते हैं। इसको आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। यह लकड़ी का टुकड़ा जितना ऊपर की ओर उठा रहेगा,
उतना नीचे भी जाएगा। देखिए इसकी गहराई में भी अंतर पाया जाता है। वही बता रहे हैं कि घनत्व में तो जितना ऊपर उठा हुआ है, जितना भाग ऊंचावा जिसका ऊपर उठा हुआ है उतना ही नीचे भी उठा हुआ है, धसा हुआ है। तो उस इसके घनत्व में समानता पाई जाएगी, एरी महोदय कहते हैं। और इसकी गहराई को बताने के लिए गहराई जितना ऊपर उठा रहेगा उतना नीचे धसा नहीं रहेगा। ये देखिए गहराई में इसके अंतर बताया है इन्होंने। ये गहराई में अंतर की बातें करते हैं। ये कहते हैं, एरी कहते हैं कि क्रस्ट जो हमारा है, क्रस्ट ये सीमा पर तैर रहा है। ये सीमा पर क्रस्ट हमारा जो है ये सीमा पर तैर रहा है और पर्वत पठार भी सीमा पर तैर रहे हैं। ये हो गए हमारे एरी महोदय। अब हम आपको बताएंगे प्राट महोदय के बारे में। प्राट महोदय ने बताया है कि पर्वत पठार इन सब का घनत्व अलग अलग है। पृथ्वी पर जितने पर्वत पठार मैदान सबका घनत्व अलग अलग पाया जाता है। और गहराई इन्होंने कहा कि घनत्व जो है वो अलग अलग पाया जाता है और गहराई समानता पाई जाती है, गहराई में समानता पाई जाती है। पर्वत पठार मैदान इसमें जितने इनके उच्चावच हैं उसमें घनत्व कहते हैं कि घनत्व तो अलग अलग पाए जाते हैं और गहराई में समानता पाई जाती है। ये प्राट महोदय का है। प्राट महोदय कहते हैं पर्वत का घनत्व पठार से कम होता है। पठार से कम होता है। पठार का घनत्व मैदान से कम होता है। मैदान का घनत्व सागर तली से कम होता है। मैदान का घनत्व सागर तली से कम होता है। ये प्राट महोदय कहते हैं। तो प्राट महोदय कहते हैं कि जो जितना ऊंचा उठा रहता है प्राट महोदय कहते हैं जैसे हिमालय पर्वत हमारा बहुत ऊंचा उठा है, इसका घनत्व तो कम है। पठार उससे कम है, इसका घनत्व उससे ज्यादा है। मैदान उससे भी कम है तो उसका घनत्व उससे भी ज्यादा है। सागर तली में सबसे ज्यादा है घनत्व। इसको हम आगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे जैसे घटती जाती दूरियां ऊंचाइयां घटती जाती हैं उसका घनत्व बढ़ता जाता है। प्राट महोदय कहते हैं हिमालय का घनत्व सबसे कम है, इसीलिए वह अपने स्थान पर टिका हुआ है। तो आगे हम टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। देखते हैं। अब हम हैस्किनन महोदय के बारे में बताएंगे। हैस्किनन महोदय ने एरी और प्राट के सिद्धांतों में ही संशोधन करके अपने सिद्धांतों को जोड़ के बताया है। तो हैस्किनन महोदय ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ एरी और प्राट ही है। हैस्किनन महोदय इन लोगों ने सिर्फ उन लोगों की बातों में थोड़ा सा संशोधन करके बस अपनी बातों को जोड़ के बता दिया है। बाकी कुछ खास नहीं है इन लोगों के सिद्धांत में, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है तो थोड़ा थोड़ा हमको जानना आवश्यक है।
तो जैसे हैस्किनन महोदय के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये कहते हैं, ये प्राट के बारे में, प्राट की बातों में अपनी बातों को जोड़कर बताते हैं। कहते हैं प्राट ने बताया ये पर्वत जो है, ये पठार है, मैदान, सागर तली जो है, कहते हैं कि जो जितना ऊंचा, पर प्राट महोदय कहते हैं कि जो जितना ऊंचा होता है उसका घनत्व तो उतना कम होता है। तो जैसे ये हिमालय हमारा है, ये इसका घनत्व तो सबसे कम है। इसके बाद फिर पठार हमारा, इसका घनत्व तो उससे ज्यादा है। फिर उसके बाद मैदान है तो उसका घनत्व तो उससे, जैसे जितना जो नीचे जाता रहेगा उसका घनत्व तो उतना अधिक होता जाता है। तो हैस्किनन महोदय क्या कहते हैं, हैस्किनन महोदय इसी में थोड़ा सा संशोधन करके बोलते हैं कि धरातल पर विद्यमान उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान, इसमें इसके घनत्व में अंतर तो पाया जाता है, लेकिन समानांतर घनत्व के साथ साथ इसमें क्षैतिज अंतर भी घनत्व में अंतर पाया जाता है। क्षैतिज घनत्व के अंतर में, जैसे ये हमारा जो हिमालय पर्वत जो है, ये इसका शीर्ष है, ये और ये आधार है, इसको शीर्ष बोलेंगे और इसको आधार। तो हैस्किनन महोदय क्या कहते हैं कि प्राट महोदय कहते हैं कि जो जितना ऊंचा होता जाता है और जो जैसे नीचे होता जाता है उसका घनत्व ऐसे अंतर आता जाता है, समानांतर घनत्व के बारे में बताया है। लेकिन हैस्किनन महोदय इसमें थोड़ा सा संशोधन करके बताते हैं कि अगर हिमालय पर्वत है तो इसके शीर्ष में अलग घनत्व होगा और इसके आधार में अलग घनत्व होगा। इन्होंने क्षैतिज घनत्व के बारे में, समानांतर घनत्व के में अंतर तो होता है, इन्होंने बताया है हैस्किनन महोदय ने, लेकिन इन्होंने बताया कि समानांतर घनत्व के में अंतर होने के साथ साथ इसके क्षैतिज घनत्व में भी अंतर बताया है हैस्किनन महोदय ने। तो बस हैस्किनन महोदय ने सिर्फ इतनी ही बातें बताया कि इसके समानांतर घनत्व के साथ साथ क्षैतिज घनत्व में भी अंतर पाया जाता है। हिमालय के शीर्ष में अलग घनत्व होता है और आधार में अलग घनत्व होता है और बीच में इसके अलग घनत्व होता है। अब हम बात करेंगे हैफोर्ड और बोवी के अनुसार। हैफोर्ड बोवी ने, इन्होंने भी बहुत कुछ खास नहीं बताया, बस इन्होंने भी प्राट महोदय के सिद्धांत में थोड़ा सा संशोधन करके अपने मतों को दे दिया है। इन्होंने कहा कि जैसे प्राट महोदय ने बताया कि ये घनत्व के बारे में तो बताया ही, इन्होंने बताया कि नीचे एक समतल तल पाया जाता है, प्राट महोदय ने बताया था। वैसे ही हम हैफोर्ड और बोवी महोदय बोलते हैं कि धरातल के नीचे एक समतल तल पाया जाता है जो 112 किलोमीटर 112 किलोमीटर नीचे समतल तल है। बस इन्होंने बताया कि वह 112 किलोमीटर पर एक समतल तल पाया जाता है जिस पर सारा भार, घनत्व तो सब कुछ स्थापित होता है, स्थित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, जॉली महोदय आते हैं। ये कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी संकल्पनाएं दी हैं। ये कुछ खास नहीं है, पर कभी कभी थोड़ा से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इनके सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं कि ये सिद्धांत किसका है और ये सिद्धांत किसका है। तो अब आज जान लीजिए, जॉली महोदय हैं। इन्होंने कुछ खास नहीं दिया, इनका सिद्धांत 1925 में आया था। इन्होंने हैफोर्ड बोवी का खंडन किया था। हैफोर्ड बोवी के सिद्धांत का खंडन किया। जॉली महोदय ने कहा कि धरातल के नीचे 112 किलोमीटर समतल तल जैसा कुछ भी नहीं है। बस इन्हीं के सिद्धांत का खंडन किया, कहा कि समतल तल जैसा कुछ भी नहीं है। और जॉली महोदय का एक सिद्धांत बहुत फेमस है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रेडियो एक्टिव सिद्धांत। रेडियो एक्टिव सिद्धांत। एक लोग और बच रहे हैं, आर्थर होम्स।
इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। आर्थर होम्स महोदय, इनका एक सिद्धांत बहुत फेमस है, संवहन तरंग सिद्धांत। बस इतना इतना आपके लिए सफिशियंट है, क्वेश्चन यहीं से ही आ जाता है, संवहन तरंग सिद्धांत। अब हम आगे पढ़ेंगे भूतल पर संतुलन की व्यवस्था। अब हम भूतल पर संतुलन की व्यवस्था को इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे भूतल पर संतुलन की व्यवस्था के बारे में। अब आगे भूतल पर संतुलन की व्यवस्था को पढ़ेंगे। जैसे हमारा हिमालय है, पर्वत, पठार, मैदान, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा हिमालय पर्वत है। अब हम इस पर जानेंगे कि असंतुलन स्थापित कैसे हुआ। असंतुलन कैसे स्थापित हुआ। हिमालय में बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। ये जो नदियां होती हैं ऐसे बहती हुई अपना निक्षेप, जैसे बजरी, कंकड़, पत्थर आदि, ये निक्षेप के रूप में जाके ऐसे बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना निक्षेप ले जाके जमा कर देती हैं, जिससे बंगाल की खाड़ी का भार जो है वो भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हिमालय जो है यहाँ पे ये हिमालय बहुत हल्का हो जाता है और ये बंगाल की खाड़ी बहुत भारी हो जाती है निक्षेपों के जमाव के कारण। तो हिमालय जो है ये हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाता है और बंगाल की खाड़ी जो है ये निक्षेप जमा होने के कारण नीचे धंसता हुआ चला जा रहा है। यही असंतुलन स्थापित हो जाता है। लेकिन इसके पृथ्वी के धरातल के अंदर ये जो निक्षेप है, जब ये नीचे धंसता हुआ चला जाता है तो ये स्थेनोस्फीयर में पहुंच जाता है। जो स्थेनोस्फीयर हमारा अर्ध तरल अवस्था में है, अर्ध पिघली अवस्था में। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वहीं से ही मैग्मा का उद्गार होता है, निकलता, क्योंकि वो अर्ध पिघली हुई अवस्था में है और मैग्मा हमारा अर्ध पिघला हुआ ही है, जो कि वहीं से ही उसका उद्गार होता है। तो हमारा अधस्थल जो है जिसे स्थेनोस्फीयर बोलते हैं, तो ये निक्षेप जाके धरातल स्थेनोस्फीयर में जाके पिघल जाता है। पिघलने के बाद में धन स्थेनोस्फीयर से ज्वालामुखी के रूप में ये फिर से ऊपर की ओर निकलता है और हिमालय पर्वत जो हमारा है ये और ऊंचा उठता हुआ चला जाता है। तो जैसे जैसे ये इसी से ही इसका इस संतुलन जो है, ये जैसे जैसे उद्गार होता रहता है, ज्वालामुखी फटती रहती है और असंतुलन जो है इसका स्थापित होता रहता है उसी में। तो आज हमने पढ़ा भू संतुलन की अवस्थाएं, संकल्पनाएं। तो कैसा लगा आपको हमारा टॉपिक? तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़, थैंक यू सो मच।